नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। समसामयिक विषय पर एक छोटा वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। इलेक्शन अभी पूरा हुआ है। लोकसभा इलेक्शन के प्रचार के दरमियान अनेक लोगों ने तरह तरह के आश्वासन दिए। वोट खरीदने के लिए पैसा से लेकर अनेक सुविधाएं देने का लोगों ने वादा किया और किसी ने नहीं बताया कि उस पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा, वो पैसा आएगा कहाँ से। अगर हर स्त्री को, भारत में गरीब स्त्री को 1 लाख रुपया दिया जाए तो कितने करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और रुपया कहाँ से आएगा। न किसी ने सवाल पूछा इस विषय में, न किसी ने उत्तरदायित्व पूर्वक ये बताया कि वो पैसा आएगा कहाँ से। लेकिन इतना तो स्पष्ट ही है कि पैसा देने वाला तो टैक्स पेयर ही है। करदाता ही टैक्स देगा, व्यापारी ही टैक्स देगा, सैलरी वाला ही टैक्स देगा या कोई प्रोफेशनल टैक्स देगा। टैक्स देना तो कुछ लोगों को है, उनकी संख्या बहुत कम है, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। ऐसे 10 करोड़ लोग ऑलमोस्ट रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन उसमें टैक्स पेयर की एक्चुअल जो है वास्तविक संख्या जिनकी टैक्स जो पे करते हैं वो 5 करोड़ से ऊपर नहीं है। उधर खाने वाले कितने हैं? 140 करोड़। तो राजनीतिक नेता सब यही चाहते हैं कि 5 करोड़ लोगों को लूट लिया जाए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि गरीबों को चाहिए कि अमीरों का धन लूट ले, उसे छीन ले। तो क्या फैक्ट्री बंद होने से, अमीरों का धन छीन लेने से देश की गरीबी दूर हो जाएगी, देश में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, कि गरीब बीमार नहीं पड़ेंगे, ये सब खत्म हो जाएगा क्या? लोगों ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से भाषण दिए और इस देश की जनता ने उनसे प्रश्न पूछे नहीं। अनेक लोग उनके बहकावे में भी आ गए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए बहुत खतरनाक भी है कि ऐसे लोग जो गैर जिम्मेदारी से कुछ सवाल बोलते हैं, बातें करते हैं, उनको पता नहीं कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। उनकी बातों में आना, उनके बहकावे में आ जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। बजट बनने ही वाला है, बजट प्रस्तुत होने ही वाला है पार्लियामेंट में। इससे साल भर के लिए निश्चित हो जाएगा कि अगले साल के लिए कितना टैक्स भरना है, एडवांस टैक्स किस रेट से देना। मेरा अपना मानना है कि हर व्यक्ति को टैक्स देना चाहिए और टैक्स देने का जो पेन है, जो दर्द है और जो पैसा हाथ से निकलता है सरकार को देने में जो महसूस होता है, ये अनुभूति हर व्यक्ति को होनी चाहिए। तो टैक्स लिमिट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर व्यक्ति कोई टैक्स दे, सरकार को प्रत्यक्ष कर दे और अपने जेब से पैसा निकाल के सरकारी अकाउंट में भरे तो मालूम पड़े कि टैक्स भरने में कैसी अनुभूति होती है। दूसरा, टैक्स रेट जो है 30%, वो 10 लाख से ऊपर लागू हो जाता है। बहुत अधिक है वो। सरकार ने कंपनियों का टैक्स को, नई कंपनियों का टैक्स कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है, लेकिन व्यक्तिगत लोगों के लिए, HUF के लिए, इन लोगों के लिए टैक्स रेट में कोई कमी नहीं आई है। मैं सोचता हूँ कि टैक्स रेट 30% 10 लाख से ऊपर लागू होना नहीं चाहिए। इस लिमिट को कम से कम 25 लाख करना चाहिए। जो नीचे का रेट है वो टैक्स तो लगे 5%, 10%, 20% जो रेट है वो लागू है, लेकिन मैक्सिमम रेट जो है, हाईएस्ट दर 30% की, वो दर लागू हो 25 लाख से ऊपर में। और भी कुछ बातों सुधार की आवश्यकता है। देश में विकास नहीं हो सकता, हम कहीं भी नहीं है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के बाद भी हमारी कोई स्थिति नहीं है दुनिया में। हमारी जनसंख्या 140 से ऊपर है, 140 करोड़ से ऊपर है। अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ है। चीन की जनसंख्या भी हमसे कम ही है। तो चीन की GDP की साइज करीब 18 ट्रिलियन की है और अमेरिका की तो 28 की है। तो हम तो 5 भी नहीं पहुंच पाए हैं, कहीं भी नहीं है। जनसंख्या के आधार पर देखें तो हमारी कोई गिनती नहीं है। बहुत तीव्र गति से विकास होना चाहिए, बहुत तेज़ी के साथ ऐसा उपाय होना चाहिए कि इंडस्ट्री में तरक्की हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग को स्किल्ड बनाया जाए और ताकि देश की उन्नति में हर व्यक्ति अपना अपना योगदान कर सके। तो तीव्रता के साथ, शीघ्रता के साथ ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिससे कि देश में आर्थिक प्रगति हो सके है। दुनिया में आर्थिक प्रगति के बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता है, समाज में उन्नति नहीं हो सकती है, सबको शिक्षा नहीं मिल सकती, सबको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल सकती जब तक कि आर्थिक स्थिति देश की सुदृढ़ न हो। तो 5 ट्रिलियन की जगह पर 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन और जो हमारा जो लक्ष्य है कि 1947 तक, आज से करीब लगभग 23-24 साल के बाद देश दुनिया में सब बहुत प्रगति से देश में गिनती होने लगे। मैं कहता हूँ कि देश नंबर 1 स्थिति में पहुँचना चाहिए 2047 तक। अमेरिका, चीन से आगे भारत की स्थिति होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति सब तरह से भारत
इन सब देशों से आगे होना चाहिए। वो तभी संभव है जब देश में आर्थिक प्रगति होगी। तो ये आवश्यकता है कि जन जागरण हो, हर व्यक्ति को ये लगे कि हम जो बचत करते हैं अपनी आय से, उस बचत में से कुछ हिस्सा हम देश की प्रगति के लिए विनिवेश करें। कहाँ करें? कंपनियों में, इक्विटी मार्केट में विनिवेश करें। इसके लिए एक ज़रूरत है, एक स्लोगन दें, एक इस तरह का दें कि लोगों के मन में ये भावना हो कि हम जब शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं वो देश की उन्नति के मार्ग में, उस फंड में हम डालते हैं, हमें तो उसका फ़ायदा मिलता ही है, मिलेगा ही, लेकिन ये पैसा देश के लिए लार्जर इंटरेस्ट में काम आएगा, तो इंडस्ट्री में जाएगा पैसा, हो उससे बहुत देश को लाभ होगा आगे जाकर। उसके बिना बहुत इकोनॉमी की साइज 5 ट्रिलियन से आगे या 10 या 15 ट्रिलियन नहीं हो पाएगा जब तक तरक्की ना हो उद्योग की। तो हर व्यक्ति के लिए ये समझाया जाए, उन्हें बताया जाए मास मीडिया के द्वारा कि आप अपने सेविंग का कुछ हिस्सा इक्विटी मार्केट में डालें, शेयर मार्केट में डालें, भले म्यूचुअल फंड के रास्ते से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो जाए, जैसे भी हो, लेकिन अपना सेविंग का कुछ हिस्सा इसमें आप डालें। उसके लिए क्या किया जाए? मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसी प्रार्थना भी सरकार से है कि सरकार इस विषय में टैक्स के द्वारा, टैक्स नियमों के द्वारा कुछ सुधार करे। पहले कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगता था। चिदम्बरम जी ने कानून बनाया कि एसटीटी लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। ऐसा हुआ और उसमें उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन रखा था कि एसटीटी जो हो लगे सबके लिए होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो मुक्त होगा, टैक्स फ्री होगा, वो केवल कुछ बड़ी कंपनियों के शेयर की सेल पर ही होगा। बाद में लोगों ने उसको पूरा एक्सपेंड कर दिया, विस्तार कर दिया उसका, और सारे शेयर ट्रेडिंग पर, लॉन्ग टर्म पर कैपिटल गेन्स का टैक्स फ्री हो गया। इसे कहा इतना बड़ा स्कैम हो गया, लाखों करोड़ रुपया ब्लैक मनी का वाइट हो गया। उसके माध्यम से सरकार बाध्य होकर लॉन्ग टर्म के लगाने पर लगाना दिया, इसको 10% टैक्स लगता है अभी आप, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ये एक तरह से बाधा ही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं उनके ऊपर एक तरह से बाधा ही है, उनके ऊपर एक तरह से रिस्ट्रिक्शन ही है। इसको और भी लिबरल जो पहले सिस्टम था वही होता तो अच्छा था। आप निश्चित कर दें कि बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे उसी के ऊपर जो आपको प्राप्ति होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, वही टैक्स एग्जम्पशन होगा। इसमें आप ले लीजिए निफ्टी 50 है 50 शेयर का लिस्ट, या 100 शेयर का लिस्ट, या टॉप 200 कंपनियों का लिस्ट ले लें और उसके इन्वेस्टमेंट पर, उनके शेयरों में जो भी निवेश हो उस पर जो कैपिटल गेन्स होता है लॉन्ग टर्म 1 साल रखने पर, उसको टैक्स फ्री कर दें। इससे लगता है कि लोगों में एक जागृति आएगी कि इन्वेस्टमेंट किया जाए। दूसरा है डिविडेंड, बिल्कुल ही टैक्स फ्री था, सरकार ने इसे टैक्सेबल बना दिया। अब उस पर बहुत टैक्स लगता है, टैक्स कट जाता है, कंपनियां टैक्स काट के ही देती है डिविडेंड लोगों को। ठीक है, टैक्स काटती हुई बात नहीं है। मेरा ऐसा लगता है कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है उस पर एग्जम्पशन डिविडेंड पर होना चाहिए। एक निश्चित लिमिट फिक्स कर दें कि जहाँ 50,000 का डिविडेंड मिलता है या 1 लाख तक डिविडेंड जिसके व्यक्ति को साल भर में मिलता है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उससे ऊपर अगर उसको डिविडेंड की आमदनी है उस पर टैक्स लगेगा। ऐसा करें तो लोगों के मन में शेयर बाजार में पैसा डालने में, इन्वेस्ट करने में लोगों में उत्सुकता बढ़ेगी, लोगों की इच्छा बढ़ेगी। इस तरह से ये सजेशन जो मेरे हैं, ये सुझाव जो हैं, सरकार इस पर अमल करे तो उससे इकोनॉमी के विकास में और गति आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। दूसरी एक और समस्या आ रही है कि सरकारी क्षेत्र में कॉलेजेस जो हैं या स्कूल जो हैं वहाँ पढ़ाई बहुत सस्ती है। प्राइवेट सेक्टर में जो पढ़ाई है बहुत महंगी है, ट्यूशन फीस भी महंगी है। तो ज़रूरत है कि सरकारी क्षेत्र में स्कूलों की संख्या, कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज संख्या बढ़ाई जाए, मेडिकल कॉलेज संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि आज जो नीट परीक्षा में चोरी हुई, धांधली हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकारी क्षेत्र में कॉलेजों में सीट्स कम हैं, वहाँ खर्चा बहुत कम होता पढ़ाई में। तो समाज के पूरे जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं और गार्जियंस हैं, सबकी इच्छा होती है कि बच्चे का नामांकन किसी भी तरह से सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो जाए या इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, जहाँ की फीस कम है और जहाँ की शिक्षा प्राप्त करना आसान है। विद्यार्थी तो करोड़ों हैं जो बहुत अच्छे हैं, मेधावी हैं, 60-70% मार्क्स लाने वाले सभी लोग जो हैं मेडिकल की परीक्षा पास कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन सीट अवेलेबल नहीं है, उतने कॉलेज नहीं है, उतनी सीट्स नहीं है।
तो आवश्यकता है कि अगर चाहते हैं नीट में जो स्कैम हुआ है वो स्कैम ना हो आगे, उसके लिए एक चीज़ ये भी है कि संख्या बढ़ाइए कॉलेजेस की, इस कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, IITs की, NITs की, और जो ऐसे जो कॉलेजेस सरकारी क्षेत्र के हैं उनकी संख्या बढ़ाइए, ताकि जो बच्चे विद्यार्थी हैं उनको वहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं, उसका नहीं होने से क्या हो रहा है, ऐसे स्कैम हो रहा है नीट का जैसा, सब जगह स्कैम ही चल रहा है, क्योंकि उसके बीच में इतना पैसा इन्वॉल्व है कि जो आपराधिक तत्व वाले लोग हैं, ऐसे जिनकी उनका माइंड चलता है अपराध करने में, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं, लालच देकर, धमकी देकर, दबाव देकर, प्रोफेसर को, एग्जाम सेंटर के इंचार्ज को, उसके पियून्स को, किसी न किसी को लालच देकर क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं और उसके आधार पर वो स्कैम करते हैं। तो आप देखिए हर राज्य में भी जो परीक्षा होती है नौकरियों के लिए, वहाँ एक क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। क्यों लीक हो जाता है? क्योंकि सरकारी नौकरियों का आकर्षण बहुत ज़्यादा है, सरकारी क्षेत्र की पढ़ाई बहुत सस्ती है और लोग बेईमान बैठे हैं समाज में, जिनको कोई डर नहीं है गलत काम करने के लिए। तो एक तरफ से सरकार व्यवस्था करे कि ऐसे लोगों को दंड, कड़ा से कड़ा दंड मिले कि फिर वो ऐसा साहस न कर पाएँ। दूसरी ओर संख्या बढ़ाएँ, कॉलेज स्कूल की संख्या बढ़ाएँ सरकारी क्षेत्र की, जहाँ फीस कम है, जहाँ अच्छी पढ़ाई हो सके। आप देखिए हर राज्य में पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि नौकरियां बढ़ाओ, नौकरियां बढ़ाओ, और जहाँ नौकरियों की बात आती है वहाँ तुरंत रिश्वतखोरी शुरू हो जाती है। हर राज्य में, इस देश के राज्य में मुख्यमंत्री तक जेल गया है। क्यों? रिश्वत लेने के लिए, नौकरी लेने में के बदले में रिश्वत लेने के जेल गया है। कोई ज़मीन के बदले देता है नौकरी, कोई पैसे बदले नौकरी देता है। तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं सरकार के मंत्री और जो लोग अधिकारी हैं, पैसा देने के लिए और नौकरी बेचने के लिए। इसलिए ज़रूरी भी है ये कि ऐसे लोगों की पर कार्रवाई बहुत सख्त हो, बहुत कड़ी हो, क्योंकि इससे जो योग्य व्यक्ति है उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। दूसरी ओर शिक्षा क्षेत्र में जब कोई रिश्वत लेकर बहाली करता है शिक्षक की, वो तो जघन्य अपराध करता है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा में बहाल करना, उसको टीचर बना देना, वो देश के साथ, समाज के साथ जघन्य अपराध है। उसकी तो सज़ा का, उसको अगर फांसी सजा दी जाए तो भी हमारे ख्याल से कम है, क्योंकि उसका नुकसान जो है, क्षति जो है, बहुत भयानक होती है। मेरा सारांश तो ये हुआ कि टैक्स में सुधार ऐसी हो जिससे कि लोगों को विनिवेश करने में, सेविंग्स को फिक्स डिपॉजिट के बजाय इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में डालने में रुचि बढ़े लोगों की। दूसरी बात, जो टैक्स का हाईएस्ट रेट है वो थोड़ा कम किया जाए, 10 लाख से ऊपर नहीं, 25 लाख ऊपर 30% रेट लगा है। तीसरी बात, और जो सुधार जो टैक्स इन्वेस्टमेंट के लिए है वो किया जाए। उसके बाद शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, सरकारी व्यवस्था हो, प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक सारे स्कूल्स इतने अच्छे हो, वहाँ शिक्षक इतने अच्छे बहाल किए जाएँ, योग्य शिक्षक बहाल किए जाएँ, जो अच्छी तरह से शिक्षा दे पाएँ बच्चे को। समाज का निर्माण उसी से होता है, एजुकेशन होता है। दूसरे मेडिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है, मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, इस सब की कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए, सीट बढ़ाई जाए, ताकि अधिकांश बच्चे को वहाँ नामांकन हो पाए और जो चाहते हैं पढ़ना, परिश्रम करना चाहते हैं, उनको अवसर मिले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।